हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में। इस चीज़ का हम लोग जो है यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बीयू का क्वेश्चन पेपर है और 2024 का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है। वीडियो हमारा 2-3 पार्ट में बटा हुआ है, तो आप बाकी पार्ट जरूर देखिएगा। समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कोई आपका बुराई कर दे। ठीक है, कोई आपको जो है उल्टा सीधा सुना दे। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई आपका बुराई करता है, कोई आपके खिलाफ कुछ बोल देता है, तो अंदर से ना बहुत गुस्सा आता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपका कोई क्रिटिसिज्म कर दे, कोई अवहेलना करके चला जाए, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल कीजिएगा। ठीक है। उसको हैंडल करने का क्या तरीका? अगर कोई बुराई करके गया है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपको बुराई करके गया है तो आप उसको क्या कीजिएगा? पॉजिटिव वे में लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि मान के चलिए, आपको एक बात बताते हैं कि आप जो है, जैसे कोई कह दिया ना कि आप जो है खाना बहुत बेकार बनाते हैं। ठीक है, आप जो कुकिंग करते हैं, खाना जो बनाते हैं, वो बहुत बेकार खाना बनाते हैं। अब यहाँ से दो ऑप्शन है, आप इस चीज को सही वे में भी ले सकते हैं, खराब वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर घमंडी टाइप इंसान है तो आप कह दीजिएगा कि नहीं भैया, हम जो है खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये जो है ऐसे ही बुराई करके चला गया, आप उल्टा उसी को सुना दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई कह के गया कि भाई तुम खाना अच्छा नहीं बना पाते हो, तुम चाहो तो उसको सुधार भी कर सकते हो, उसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। हाँ भैया, हम खाना अच्छा नहीं बना पाते, हम इसको और सीखने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आपका बुराई करे तो उसको आप कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल कीजिएगा, वो चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, कोई बुराई करके चला गया, जैसे मान के चलो कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है। ठीक है, और उस पे कोई निगेटिव कमेंट करके चला गया, तब आदमी जो है गुस्सा आ जाता है, भाई कैसे तुम बोल दिया। लेकिन वहां पे आपको गुस्साना नहीं, आपको हैंडल करना उस सिचुएशन को। भाई चलो, जो भाई उसके मन में आया वो बोल के चला गया, हमको उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, अगर कुछ वैसा बोल के गया है तो आप उसमें सुधार कीजिए, अपना कोशिश कीजिए। वो सारा चीज कैसे हैंडल किया जाता है, वो चीज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज फीडबैक गिवन विद द इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस और बिहेवियर। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, आप अपने आप में बदलाव लाइए और अच्छा कीजिए, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है, और ये एक तरह का फीडबैक होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसका बुराई किया है, नहीं तुम्हारा खाना उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम इस खाने को और अच्छा इंप्रूव करने का कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? तो वो एक तरह का क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कि आप उसमें और सुधार कीजिए और अच्छा कीजिए, वही क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। हैंडलिंग इट पॉजिटिवली इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल। आपका कोई बुराई करके गया, आपके भलाई के लिए बोल के गया है, उस चीज को हैंडल करना, गुस्सा होने के बजाय उसमें और सुधार करना, उसको हैंडल करना, ये बहुत ही अच्छा चीज है, और ये कला जो है हर किसी को आता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि वेज टू हैंडल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का क्या क्या तरीका है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है सर? लिसन केयरफुल्ली। ठीक है, आपको जो है अच्छे से सुनना भी है। बात समझ गए ना? डू नॉट इंटरप्ट द पर्सन गिविंग फीडबैक। अगर कोई आदमी आपको फीडबैक दे रहा है तो उस पर्सन को बीच में टोकिए नहीं। वो क्या कह रहा है, आपको क्या इंप्रूव करवाने का बात कर रहा है, किस किस चीज में सुधार करने की बात कर रहा है, उस पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। वो जो बोलना चाह रहा है उसका मकसद क्या है, उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, rather देन रिएक्टिंग इमोशनली। इमोशनली रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं, वो जो कहना चाह रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा क्या है, स्टे काम एंड ओपन माइंडेड। आपको जो है शांत भी रहना है और ओपन माइंडेड भी रहना है। अवॉइड बिकमिंग डिफेंसिव, एक्सेप्ट दैट फीडबैक इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको जो है किसी का बात सुन के कोई आपका बुराई करके चला गया तो एकदम तुरंत से तिलमिला नहीं जाना है। ठीक है, बहुत आक्रामक नहीं हो जाना है। आपको क्या करना है, उस फीडबैक जो आपको दिया गया है उससे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करना है। इसलिए आपको जो है अस्थिर रहना है, शांत रहना है और ओपन माइंडेड रहना है। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन के लिए बोलना है। ठीक है, इफ समथिंग इज अनक्लियर पोलाइटली आस्क फॉर एग्जांपल्स टू बेटर अंडरस्टैंड द इशू। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाता है, तो आप उसको आराम से बोले, भैया हमको फिर से समझाओ, हम तुम्हारा बात को नहीं समझ पा रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? गुस्सा नहीं होना है, किसी पे भड़कना नहीं है। बात समझ गए? कोई आपको उकसा के चला जाए, आप उस पर गुस्सा निकाल दीजिए, तब तो सबसे बड़ा बेवकूफी होता है। एनालाइज द फीडबैक, किसी इंसान ने आपको कोई चीज का फीडबैक दिया है, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज कीजिए। जैसे मान के चलो हमने अगर किसी यूट्यूब पे अपना कोई वीडियो अपलोड किया है और कोई बंदा उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कह रहा है, तो वो जो कह रहा है हमको उसको अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। बशर्ते कि गुस्सा जाए कि भैया हम तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो हमको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, मेरे बारे में निगेटिव फीडबैक कैसे लिख सकते हो, तब तो ये बेवकूफी हो जाएगा। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझना है, सुनना है और उसको अपने आप में इम्प्रूव भी करना है, ठीक है, इसलिए उसका फीडबैक को एनालाइज करना जरूरी है। थैंक्स द पर्सन, ठीक है, उस पर्सन को अप्रिसिएट कीजिए, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, आपका जो है खामी निकाल के आपको बता रहा है कि हाँ इस चीज को ऐसे ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? उस इंसान को थैंक यू बोलिए। टेक करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको, एक एक्शन प्लान प्रिपेयर कीजिए और उसमें जो भी चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए, फॉलो अप, फॉलो अप क्या कीजिएगा? आफ्टर इंप्रूवमेंट सीक फीडबैक अगेन टू इंश्योर प्रोग्रेस। जब आपको कोई सुधार कर लिए हैं अपने आप में, तो फिर से आप जो है फीडबैक लीजिए। बात समझ में आ रही है? और ताकि आपका जो है प्रोग्रेस आपको पता चल सके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप में सुधार ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई आपका बुराई करके चला जाए, तो कुछ भी कह के चला जाए, आप उसको गुस्से में नहीं लीजिए, निगेटिव वे में नहीं लीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने आप में सुधार लाइए, ठीक है। Handling constructive criticism properly leads to growth, improved performance and better professional relationship, ठीक है। अगर आपका कोई क्रिटिसाइज करके चला गया, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो इससे आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और बेटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब स्वोट एनालिसिस इन डिटेल, डिटेल में आपको क्या बताना है? स्वोट एनालिसिस। ये जो चार शब्द है, स्वोट, स्वोट का मतलब क्या होता है? चारों शब्द करके हम लोग मतलब समझते हैं। एस शब्द जो है, एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। और डब्लू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और टी का मतलब होता है थ्रेट। बात समझ में आ रही है? तो स्वोट एनालिसिस जो है, स्वोट एनालिसिस ये एक चार अल्फाबेट का एक वर्ड है, जिसमें हम लोग जो है ना, किसी भी चीज के बारे में उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, मतलब वो चीज क्या क्या अवसर दे सकता है और उसको किस किस बात से डर है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग सोट एनालिसिस किसी इंसान का कर सकते हैं, किसी चीज का कर सकते हैं, ठीक है। तो सोट एनालिसिस से क्या होगा, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको किस किस बात से खतरा है, ये सारा चीज हमको पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सोट एनालिसिस हमको क्या बताता है सर? एक तरह का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है। सोट एनालिसिस हमारा क्या है सर? एक तरह का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है, जो कि इवेलुएट करता है स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंसान के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वो सारा चीज उसका मतलब पूरा खूबी बता देता है, वो एक एक पार्ट पुर्जा खोल के रख देता है सोट एनालिसिस। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब किसी भी चीज का ताकत, मजबूती क्या है? इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स दैट गिव एडवांटेज, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर जो कि एडवांटेज देता है, वो किसके अंदर आता है? स्ट्रेंथ के अंदर आता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्किल्ड एम्प्लॉयज, गुड रेपुटेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? स्ट्रेंथ है हमारा। बात समझ में आ रही है? चलिए, वीकनेस क्या है? किसी भी चीज का कमजोरी, जिसको कि और सुधार करने की आवश्यकता है, वो उसका वीकनेस है। बात समझ में आ रही है? इंटरनल लिमिटेशंस और एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट, इंटरनल लिमिटेशन या फिर ऐसा एरिया जहां पर उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, वो सब उसका क्या है? वीकनेस है। जैसे लैक ऑफ रिसोर्स हो गया, पुअर कम्युनिकेशन, और डेटेड इक्विपमेंट, ये सब क्या है? वीकनेस है। जैसे मान के चलिए बिहार इंजीनियरिंग में
ठीक है, ज्यादातर कॉलेज में लैब का फैसिलिटी नहीं है, या फिर है तो बहुत पुराना है, किसी काम का नहीं, तो ये सब क्या है, वीकनेस है। सबसे कम पैसा में पढ़ाई हो जाता है, ये क्या है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है। 10 रुपया महीना का फीस है बाबू, बात समझ में आ रही है, तो ये बिहार इंजीनियरिंग का मजबूती है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या है, वीकनेस है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज का बात किया जाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन बी बेनिफिशियल, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बेनिफिशियल होगा वो अपॉर्चुनिटी के अंदर आता है, जैसे कि मार्केट ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि बिहार में फीस बहुत कम फीस में इंजीनियर बन जाता है, तो जो लोग अदर स्टेट में जाते थे इंजीनियरिंग करने, अब वो अपने स्टेट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, जो लोग अदर स्टेट जाते थे इंजीनियरिंग करने के लिए, वो अब अपने स्टेट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद थ्रेट का अगर बात किया जाए, एक्सटर्नल चैलेंजेस और रिस्क, बात समझ में आ रही है, एक्सटर्नल चैलेंजेस और रिस्क, इसमें अगर बात किया जाए तो कंपटीशन, इकोनॉमिक रिसेशन, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये सारा चीज हम लोग थ्रेट के माध्यम से बताते हैं कि इसको किस किस चीज से खतरा है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि बिहार में अगर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, बिहार इंजीनियरिंग में अगर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले समय में वो ब्रांच में एडमिशन बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे अभी के समय में मैकेनिकल का बहुत बुरा स्थिति है, तो आप देखिएगा लगभग सारे कॉलेजेस में मैकेनिकल के स्टूडेंट बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से जॉब ऑप्शन नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो पाता, इसलिए मैकेनिकल में एडमिशन कम हो गया। वही बात है कि अगर जो है अदर ब्रांच में भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, लोग को पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, तो वो सारा ब्रांच भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सोट एनालिसिस के माध्यम से आपको हम जो है बिहार इंजीनियरिंग का एक घटना बताए। बिहार में इंजीनियरिंग का पहले स्ट्रेंथ के नाम पे क्या बताया कि यहाँ पे जो है बहुत सस्ता में पढ़ाई हो जाता है, ये इसका खासियत है। वीकनेस क्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लैब वैब अच्छा नहीं है, मेस में अक्सर खाना खराब मिलता है, ये सब वीकनेस हो गया। अपॉर्चुनिटी का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्या है कि बिहार से जो लोग बाहर जाके पढ़ रहे थे, अदर स्टेट में पढ़ाई करने जाते थे, तो बिहार का पैसा बाहर चला जाता था। अब वो लोग वापस से बिहार में आके पढ़ेंगे, पैसा भी बचेगा और सस्ता में पढ़ाई भी हो जाता है। डिग्री चाहिए ना सबको भाई। चलिए, उसके बाद थ्रेट का अगर बात किया जाए, तो अगर सही से प्लेसमेंट नहीं होगा बिहार इंजीनियरिंग में, तो फिर धीरे धीरे कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये इसके लिए थ्रेट या खतरा है। बात समझ गए, तो सोट एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान का, चाहे हम लोग जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सोट एनालिसिस के माध्यम से। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोट एनालिसिस, सोट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला बात क्या है ना, कि इससे हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मदद मिलता है। जैसे कि अगर आप बिहार इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ अच्छा से समझ गए, इसका ताकत क्या है, खामी क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बात का डर है, ये सारा बात आप समझ गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में इम्प्रूव लाना चाहते हैं, कुछ भी उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे सोट एनालिसिस काम आएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में काम आएगा। ठीक है, कि भैया हमारा तो फीस सस्ता है, सब कुछ सही है, क्यों ना हम प्लेसमेंट पे फोकस करें, ताकि हमारा कॉलेज और अच्छा से अच्छा हो सके। बात समझ में आ रही है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सोट एनालिसिस। आइडेंटिफाइज कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका जो भी एडवांटेज है जिससे और सुधार किया जा सकता है, उस चीज को वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, रिड्यूसेस रिस्क, रिस्क को कम किया जाता है। इनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट को इनकरेज किया जाता है। तो ये सब चीज हमारा जो है किसके अंदर आता है, सोट एनालिसिस के तहत आता है। For students, SWOT helps in career planning by identifying personal strengths and improving weakness. ठीक है, स्टूडेंट के लिए SWOT किस में हेल्प करता है, कैरियर प्लानिंग में। ठीक है, आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ में एंड इम्प्रूविंग वीकनेस, और वीकनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है। स्टूडेंट के लिए SWOT हेल्प करता है किसमें, कैरियर प्लानिंग में, आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ में, इंप्रूविंग वीकनेस वगैरह में हेल्प करता है। कि आपका जो है, जैसे कोई स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, उसका क्या कमजोरी है, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है कि खराब है, ठीक है, वो टाइम मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से उसका स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ देख लेता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगला सवाल क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इज लेस इंपॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन।
ठीक है, इन द वर्क प्लेस, जस्टिफाई विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स इन डिटेल। आपको बताना है सबसे पहले रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब अपने मन की बात को या अपना आइडिया थॉट को हम दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं लिख के। बात समझ में आ रही है, वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। इज लेस इंपॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन से काफी कम इंपॉर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, किसी बात को अगर हम बोल के पहुंचा रहे दूसरे तक, वो हमारा क्या वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पे हम लोग जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के तुलना में वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस बात को जस्टिफाई कीजिए आप, कि कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, एग्जाम्पल के साथ इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। तो आइए हम लोग इस चीज को यहाँ से देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है कम्युनिकेशन। मतलब अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, लोग अपना बात दूसरे तक आसानी से रख पा रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, काफी हेल्प मिलता है। ठीक है, बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप बोल के भी कीजिए, लिख के भी कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इन मेनी वर्क प्लेस सिचुएशन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज ए मोर इमीडिएट एंड डायनेमिक रोल कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्क प्लेस सिचुएशन में वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, एक बहुत ज्यादा इमीडिएट और डायनेमिक रोल क्रिएट करता है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन के तुलना में। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो कम्युनिकेशन हमारा क्या इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से ना जस्टिफिकेशन शुरू करेंगे कि दोनों में अच्छा कौन है और कौन कम अच्छा है। फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है तेजी से एक्सचेंज हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन अलाउज इमीडिएट इंटरेक्शन एंड इंस्टेंट फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन जो है इमीडिएट इंटरेक्शन और इंस्टेंट फीडबैक देने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, इमीडिएट इंटरेक्शन और इंस्टेंट फीडबैक देने का काम करता है। एग्जांपल के तौर पे ड्यूरिंग ए साइट इंस्पेक्शन इन सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन इमीडिएटली टू वर्कर्स, वर्बल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम कंपेयर टू राइटिंग ईमेल्स। देखिए, फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का अगर बात किया जाए, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मुंह से कह दिए। ठीक है, अगर आप किसी को मुंह से तुरंत बता दिए हाँ ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो जो है तुरंत आपका जो है बात वहां तक पहुंच जाएगा। जैसे मान के चलो कोई सिविल इंजीनियर गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा है, उस काम को देखने के लिए गया। ठीक है, अगर वो मुंह से सब कुछ बोल के मजदूर को समझा दे, मजदूर तुरंत समझ जाएगा और तुरंत काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो राइटिंग ईमेल ईमेल लिखना शुरू कर दे कि नहीं भाई हम जो है वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब हम लिख के बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, तब तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। साइट पे अगर मजदूर को तुरंत मुहा मुही कर दिए काम हो जाएगा तुरंत, अगर नहीं कर पा रहे हो लिख के आएगा, मेल आएगा, लेटर आएगा, तब तो मजदूर उस चीज को समझेगा भी नहीं और काम भी बहुत डिले हो जाएगा। बेटर क्लैरिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन डाउट्स कैन बी क्लैरिफाइड इंस्टेंटली, वर्बल कम्युनिकेशन में डाउट जो है तुरंत क्लियर हो जाता है। जैसे कोई कुछ बोला तुमको नहीं समझ में आया, पलट के बोलोगे सर फिर से बोलिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर कोई चीज तुमको लिख के भेजा है, अब उसमें क्या कहना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा, अब उसका बात समझना है तो फिर से तुम उसको लिखोगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बात समझ गए। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारा जो है क्लैरिफिकेशन अच्छा देता है। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मीटिंग टीम मेंबर्स डिस्कस इश्यूज एंड रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द स्पॉट, मीटिंग के समय पे जो है टीम मेंबर इश्यूज को अच्छे से समझ जाता है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वहीं पे खत्म करने का कोशिश कर देता है। चलिए, यूज ऑफ टोन एंड इमोशंस, टोन और इमोशंस का आप इस्तेमाल कीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन पिच एम्फेसिस विच हेल्प इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस क्लियरली, वर्बल कम्युनिकेशन जो है टोन पिच ये सब देता है अच्छे से, ताकि आपको कोई भी चीज पता चले। जैसे मान के चलो कोई गुस्सा में बोल के गया, उसका टोन बहुत हाई होगा, बात समझ में आ रही है? कोई ऊंचा आवाज में बात करके चला गया, इसका मतलब एक तरह से क्या गुस्सा में है। ठीक है, अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है मतलब हड़बड़ा रहा है, बात समझ में आ रही है, तो वो किस भाषा में कैसे बोल रहा है वो तुम वर्बल कम्युनिकेशन में समझ जाओगे। लेकिन अगर लिख के भेजा है तो तुमको थोड़ी मालूम चलेगा कि ये लिख के भेजा है, तो ये गुस्सा में लिखा है कि अस्थिर दिमाग से लिखा है, तेजी से लिखा है, धीरे धीरे लिखा है, वो तुमको पता नहीं चल पाएगा ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, ए मैनेजर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज ड्यूरिंग क्राइसिस कैन इन्फ्लुएंस मोरल मोर इफेक्टिवली थ्रू स्पीच देन थ्रू ए रिटर्न नोटिस। ठीक है, अगर कोई मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो वो बैठा के स्पीच दे के समझा के ज्यादा अच्छे से कर सकता है।
ठीक है, अगर वो लिखने का काम करेगा, नोटिस लिखने का काम करेगा, तब तो भैया माथा दर्द हो जाएगा उसका। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्डिंग, बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड टीम वर्क। फेस टू फेस इंटरेक्शन से आपका ट्रस्ट और टीम वर्क बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? फेस टू फेस इंटरेक्शन से आपका ट्रस्ट और टीम वर्क बढ़ता है। क्लाइंट मीटिंग्स हेल्प इन डेवलपिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विच इज डिफिकल्टी थ्रू ईमेल्स। बात समझ में आ रही? क्लाइंट मीटिंग करने से आपका क्या होगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। और फेस टू फेस बैठ के बात कीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, ईमेल से उतना अच्छा से बात नहीं हो पाता है। इमरजेंसी में जो है ये बहुत यूजफुल होता है। इन अर्जेंट सिचुएशन वर्बल इंस्ट्रक्शंस आर मोर प्रैक्टिकल। अगर आपका अर्जेंट सिचुएशन है, मतलब इमरजेंसी में काम करना है, तो बैठ के अगर आप किसी को बोल दीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, लिख के आएगा, कितना देर में ईमेल आएगा, कितना देर में आपका लेटर पहुंचेगा, उसमें टाइम लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान के चलो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और तुरंत वहां से वहां का जो इंचार्ज था वो तुरंत बोल दिया भैया इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, जो भी खर्चा आएगा दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंसान का जो है कम नुकसान होगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट हो गया, अब तुम कहोगे लिखित ऑर्डर आएगा तभी एम्बुलेंस आएगा फिर इसको लेके जाएगा, तब तक में हो सकता है बंदे की जान चली जाए। बात समझ में आ रही? इसलिए हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा वरीयता देते हैं। लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है कि लिखित में अगर लिखा रहेगा ना तो फिर उससे क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है, हाँ आप बात से मुकर नहीं सकते, आपने ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें ये कंफर्म रहता है कि आप बोल के गए हैं। ठीक है, तुरंत काम हो जाएगा, एक्शन लेने में टाइम नहीं लगता। बात समझ गए? दोनों में मेन अंतर क्या है? चलिए, हाउएवर रिटन कम्युनिकेशन है आल्सो हैज इंपॉर्टेंस। रिटन कम्युनिकेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, मेन लेकिन वर्बल है। ठीक है, वर्बल मतलब क्या, हम लोग जो चीज बोल दिए वो वर्बल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड देता है, जो बोला गया वो लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर वो लिखा हुआ है तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, पहली बात। यूजफुल फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब भी कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, तो अगर किसी ने मुंह से ऑर्डर दिया है बोल के तो फिर वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर लिखित ऑर्डर आया है तो उसका बहुत वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? हेल्प्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है सर, कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन का बात किया जाए तो रिटर्न कम्युनिकेशन जो है हमको डॉक्यूमेंटेशन देता है, क्लैरिटी देता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा जो है ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ठीक है, इमीडिएट होता है, मतलब एक्शन तुरंत हो जाएगा। इफेक्टिव इन डे टू डे वर्क प्लेस फंक्शनिंग, डे टू डे वर्क प्लेस फंक्शनिंग में भी ये इफेक्टिव होता है। इसलिए बहुत सारा प्रैक्टिकल सिचुएशन में वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। ठीक है, और इसमें डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है, आप तुरंत बोले तुरंत काम हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन हमारा कई मायने में बेटर माना जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब किसी भी चीज को हमने बोल के अपना मन का बात पहुंचा दिया, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। चलिए ठीक है, आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक ना? और पीडीएफ आपको ऐप पे चाहे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लिंक देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए। आप वीडियो का अदर पार्ट्स जरूर देखिएगा।